डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर लगा ब्रेक। राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लौटाया। उम्र कैद की सजा वाला बिल में सुधार की बताया गुंजाइश। नितिन नवीन को सीएम ने दी शुभकामनाएं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सीएम ने दी बधाई। कहा, युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी, बीजेपी संगठन को मिलेगी मजबूती। नितिन नवीन के पास संगठन का है गहरा अनुभव। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासत गरमाई। सीएम धामी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस हताशा में अभद्र भाषा पर उतरी। मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। उत्तराखंड में नाम बदलने को लेकर सियासत गर्म। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी वालों को काम करने की नहीं, नाम बदलने की है सिर्फ सनक। जसपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर कांग्रेस विधायक का धरना। भूतपुरी हाईवे पर समर्थकों संग बैठे विधायक आदेश चौहान। प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने डीएम के साथ की बैठक। जन जन के द्वार अभियान को लेकर दिए सख्त निर्देश। हर न्याय पंचायत में लगेंगे सरकारी योजनाओं के कैंप। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर जबरन धर्मांतरण पर सजा के प्रावधान को बढ़ाने से जुड़े धर्म स्वतंत्रता विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड सरकार को लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि लोक भवन ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों के कारण यह कदम उठाया है। विधायी विभाग को ही यह विधेयक प्राप्त हुआ था। लोक भवन के अधिकारी अगस्त 2025 से इस विधेयक का अध्ययन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाते वक्त ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई। इसमें सजा के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया था। किस कानून के तहत कितनी सजा मिलनी है और किस में नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था। लोक भवन ने धर्मस्व विभाग और विधायी विभाग के अफसरों को 2 बार तलब कर उनसे चर्चा भी की, फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया गया। वहीं भविष्य में कानूनी समस्याएं पैदा होने की संभावनाओं को भांपते हुए लोक भवन ने इस विधेयक पर सहमति की मुहर लगाने से हाथ पीछे खींच लिए थे। सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के संदेश के साथ इसे वापस भेज दिया है। अब धामी सरकार के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या फिर अब अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित कराना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे नितिन नवीन को बाल्यकाल से जानते हैं। वे युवा हैं और उनके भीतर अपार क्षमता व प्रतिभा है। उन्हें संगठन का भी अच्छा अनुभव है और वे लगातार जनता के बीच एक जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभालने से पार्टी और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी। और मैं नितिन नवीन जी को चूँकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूं और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं। तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जिसके चलते अब राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। वहीं इसको लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिनका आज राजनीति और समाज में कोई स्टार नहीं बचा, कांग्रेस आज उस युवराज के आदेश पर प्रधानमंत्री और उनकी माता जी के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी
अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है। और आपके उसमें थोड़ा हाँ, उनको अपने को नवीन करने की जरूरत है, अपनी सोच को नवीन करने की जरूरत है। जो उनकी ये कट्टरता की सोच है, असहिष्णुता की सोच है, समाज को बांटने की सोच है भाजपा की, उसको नवीनीकरण की जरूरत है, उसको नवीन करने की आवश्यकता है। न कि कोई नवीन हो या कोई पुराना अध्यक्ष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां असली मालिक तो आरएसएस है। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने वाला बिल पेश होने के बाद सियासत अब तेज हो गई है। जी राम जी बिल पर हंगामा की गूंज ने उत्तराखंड में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। बिल पर विपक्षी पार्टियां जमकर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि श्री रामचंद्र जी को ऐसे किसी नामकरण की आवश्यकता नहीं है जिसके कारण भक्त का नाम हटाना पड़े। ऐसे में कल बीजेपी राम से लक्ष्मण का और हनुमान का नाम भी हटा देगी। मंत्र देश को देने वाले महात्मा गांधी का नाम इस देश के अंदर कोई सरकार बदल सकती है? ये फिर राम तो भक्त के थे, राम जो है, और महात्मा गांधी हनुमान की तरीके से राम के भक्त थे। और राम ने तो स्वयं कहा है कि भक्त का जो अपमान करेगा वो मेरा अपमान कर रहा है। तो ये भाजपा की मति खराब हो गई है। इन्होंने जो है, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर कुछ भी नाम रख लो ना। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का नाम ही जो है राम प्रदेश कर दो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो ताली बजा देंगे। लेकिन तुम जो है ये इस तरीके से योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं है। देहरादून में नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि शहर की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परेड ग्राउंड, गांधी पार्क, रायपुर, डोईवाला और धर्मपुर जैसे इलाकों में हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। गरिमा दासोनी ने कहा कि नगर निगम के भीतर आपसी समन्वय पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि भाजपा के पार्षद भी अपने ही मेयर और बोर्ड के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि निगम का पैसा आखिर जा कहां रहा है। स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। लगातार हम मीटिंग्स में देख रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद या दूसरे दलों के पार्षद तो छोड़िए, स्वयं भाजपा के पार्षद अपने ही मेयर को और अपने ही बोर्ड को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में पैसा कहां जा रहा है नगर निगम का, ये समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के दावे और वादे किए गए थे। खास तौर पर जरूरी ये महिला अपराध को लेकर है कि महिलाएं ताकि सुरक्षित महसूस करें, इसलिए सीसीटीवी कैमरे होने बहुत जरूरी है और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होनी जरूरी है। गड्ढों से हमें फुर्सत नहीं मिली है, सड़कों के गड्ढों से कूड़ा उठान नहीं हो रहा है। और अब तो मेरी जानकारी में आया है कि कमर्शियल जो कूड़ा उठान हो रहा है सुभाष रोड की तरफ, वहां 1500 रुपये प्रति दुकानदार मांगा जा रहा है। तो ये किस तरह के रेट्स हैं, ये समझ से परे है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां 2 दिन पहले जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश नगर पालिका की सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर अपने समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे और पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। साथ ही विधायक फायरिंग को लेकर भी खास नाराज हुए थे। आज जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम से प्रेस वार्ता कर बताया कि सन 1997 में एक परिवार ने इस विवादित जमीन को लेकर दावा किया था, जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने सन 98 में इनके वाद को खारिज कर दिया जाता है। विधायक ने कहा कि हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने तैनाती स्थल से अधिकतम 8 किलोमीटर के दायरे में ही आवास करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई, जनता दर्शन, बीडीसी बैठकों और अन्य शासकीय कार्यक्रमों में लगातार अनुपस्थिति की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों व शिक्षकों का मुख्यालय पर रहना अनिवार्य है ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके और शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व शिक्षक नेता वाचस्पति रायाल ने जिलाधिकारी के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इस बच्चों को ये जहां गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी, वहीं दूर से आने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों पर भी ये व्यवस्था लागू हो। जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद अगर शिक्षक व कर्मचारी 8 किलोमीटर के दायरे में निवास करेंगे तो वीरान पड़े कस्बाई बाजारों में भी रौनक आने से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बेसिकली ये सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, ये जो हमारा आदेश है वो सभी विभागों के लिए है। हमारी एक बहुत पहले की आवास आवंटन की भी नियमावली है यूपी के टाइम्स की 1981 की, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी जो तहसील मुख्यालय है या ब्लॉक मुख्यालय है या जिला मुख्यालय, उसमें लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि में रहें। तो उससे हमने देखा कि बहुत सारी जगह, जैसे अगर मैं टिहरी जनपद की बात करूं, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग घनसाली काम करते हैं परंतु वो टिहरी रहते हैं, वो प्रतापनगर काम करते हैं वो यहाँ रहते हैं, और डिस्टेंसेस इतने होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रोज की रोज आप लोग 2 घंटा ट्रैवल करके रोज जा सकते हो। खास तौर पे शिक्षक भी, जिनको टाइम पे पहुंचना भी है, स्कूल बच्चों को भी पढ़ाना है और फिर उसके बाद समय से वापस भी अपने आना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने निर्देश निकाले कि आवास जो है वो लोग सब अपने 8 किलोमीटर की परिधि में रहे ताकि वो समय से पहुंचे और जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होता है वो भी अच्छा रहेगा। उससे वो लोग ज्यादा ही बेहतर पढ़ा भी पाएंगे और चाहे अगर ऑफिस में भी काम करना है तो आई थिंक बेहतर काम कर पाएंगे। उसको देखते हुए हम लोगों ने आदेश निकाला। साथ ही साथ टिहरी, क्योंकि मुख्यालय में भी हम लोग के पास भी आवास की काफी कमी हो रही है, तो यहाँ जो जो अपने कार्य क्षेत्र में जब जाएंगे तो बाकी जो डिजर्विंग लोग हैं उनको भी हम लोग आवास अलॉट कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज हरिद्वार जनपद से की गई, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी सहित करीब 25 विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जनपद की 46 न्याय पंचायतों में यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज 3 स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। शिविरों में इंटरनेट व प्रिंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। जहां पर रुद्रपुर नगर के समग्र विकास को नई दिशा देते हुए महापौर विकास शर्मा ने वार्ड संख्या 37 दरियानगर और वार्ड संख्या 16 न्यू शांति कॉलोनी में विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। दरियानगर में मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण और न्यू शांति कॉलोनी में तेजपाल के आवास से धर्मेंद्र चंदा के आवास तक सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे, जिन्होंने महापौर का स्वागत कर आभार जताया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि उनके 9 माह के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के विकास कार्य धरातल पर उतरे हैं और नगर निगम को कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ काम दिखाई देगा, बहाने नहीं। आगामी 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री धामी द्वारा रुद्रपुर को 33 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी जाएगी। महापौर ने कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं और रुद्रपुर को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने के लिए नगर निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। 33 और वार्ड नंबर 16 में एक सड़क और एक नाले का उद्घाटन किया है और ये बरसों बरस से यहाँ सड़क नहीं बनी थी। पहली बार ये सड़क बनने जा रही है। लोग काफ़ी लंबे समय से इस सड़क के बनाने की मांग कर रहे थे और अब ये सड़क बनकर पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा भी नगर निगम विकास के कार्यों को लगातार तेजी कर रहा है, गति दे रहा है। हम लोग अब तक 10 करोड़ 48 लाख के टेंडर निकाल चुके हैं और लगातार निर्माण कार्य जारी है। अभी बहुत जल्दी हम हॉट मिक्स का भी टेंडर करेंगे, जिससे हॉट मिक्स की जो सड़कें हैं वो भी बननी शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है। बैठक के दौरान जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश भर की विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर जन सामान्य को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत के प्रत्येक पात्र नागरिक को 23 विभागों की विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रत्येक जनपद को रोस्टर तैयार कर कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सभी आयोजित कैंप का डेटाबेस तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कैंप का डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक ऐप तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून पुलिस पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिक गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते हाल ही में शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 4000 वाहनों की जांच की। पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर और देहात क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग की और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की। देहरादून पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़ भाड़ वाले स्थान शामिल रहे। पुलिस ने इस अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम का भी उपयोग किया। पुलिस ने इस अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की और उनके दस्तावेजों की जांच की। इसके अलावा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की और वाहनों के चालान काटे। जब मैं वो रैंडम रूप से चेकिंग के लिए बताया गया, देखिए अंतर्राज्यीय जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ तो हम रूटीन में करते ही हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल कुछ घटनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर हुई, खासकर दिल्ली को देखते हुए मद्देनजर इसको चेकिंग का प्रारूप थोड़ा चेंज किया गया। इसको रैंडम रूप से विभिन्न स्थानों पर सर्किल वाइज सुपरविजन में रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि एक ही स्थान पर रिपीटेड चेकिंग ना हो और समय भी परिवर्तित करके कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में रखा गया है। शॉर्ट पीरियड रखे गए 1 से 1.5 घंटे। इसका मेन फोकस बाहर के वाहन और वस्तु जो वाहन और संदिग्ध लोग हैं उनको ज़्यादा फोकस किया गया है और जिससे अलग अलग स्थानों से करने से रैंडम इसमें काफ़ी पुलिस को भी सफलता मिली है, पब्लिक को भी, एक आम जन को जो एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो भी उनको फील हो। तो इसको देखते हुए ये अभियान जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैंडमली जो है चलाया जा रहा है। कानपुर क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा के 13 वर्षीय बेटे अंशुमन और 12 वर्षीय बेटी मीठू उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब लक्सर की ओर से आ रहे खनन सामग्री से भरे तेज गति ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ये दर्दनाक हादसा गोवर्धनपुर कस्बे में उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे बैटरी से चलने वाली स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बच्चे सड़क पर गिरकर पूरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को तत्काल मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर घंटों हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खानपुर लक्सर हाईवे पर स्कूल समय के दौरान भी खनन सामग्री से लदे भारी वाहन बेखौफ दौड़ते रहते हैं, जबकि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। रुद्रपुर में मंडी निदेशालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खड़ी एक क्रेटा कार में अचानक आग लग गई। ये घटना कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित मंडी भवन के पास की बताई जा रही है। कुछ ही मिनटों में कार ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें उठते देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।